एलिप्टिक बॉन्ड क्लीवेज होगा, इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट होगा। तो ठीक है, इसको जब अपन न्यूक्लियोफाइल से अटैक करवाएंगे, अगर कोई भी न्यूक्लियोफाइल अगर अपन अटैक करवाते हैं तो एक तो होगा कि भाई न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली अटैक कर ले, आपने न्यूक्लियोफाइल ऐड किया और वो डायरेक्टली अटैक कर ले, तो यहां पर अटैक करने का टेंडेंसी क्या होगा, तो अपन कहेंगे भाई अगर जितना ज्यादा इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना इजीली ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर लेगा। ठीक है, तो अपन कहेंगे भाई इसमें मुझे ये मिल जाएगा, विल गेट दैट RCH न्यूक्लियोफाइल एंड O नेगेटिव मिलेगा। अगर O नेगेटिव मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है, अपन कहेंगे भाई ये O नेगेटिव स्टेबलाइज भी होगा। जनरली अपन ये अज्यूम कर लेते हैं कि जब आप न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव लिखते हो तो उसके साथ सोडियम कैटायन होगा, ये अज्यूम कर लेते हैं अपन, तो अपन ये ONA लिख देंगे। ONA कोवेलेंट बॉन्ड तो है नहीं, इसलिए ये अपने आप को स्टेबलाइज जरूर करेगा। अगर सॉल्वेंट है तो कोई बताओ, मैं सॉल्वेंट में उससे रिएक्ट करवा देता हूं। अगर नहीं है तो ये रिएक्शन हमेशा बैकवर्ड होगा, और इन तीनों में से जिसकी लीविंग एबिलिटी अच्छी होगी वो लीव करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों की लिविंग एबिलिटी तो बहुत पुअर होता है, एज अ H नेगेटिव और अ R नेगेटिव। लिविंग एबिलिटी जो होता है ना, किसी का भी लिविंग एबिलिटी जो होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। मैंने आपको एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत बताया हुआ है, तो आपको अच्छे से पता है व्हाट इज लिविंग एबिलिटी। अगर आप बोलते हो कि भाई I नेगेटिव और Cl नेगेटिव में से अच्छा लिविंग एबिलिटी किसका है, तो अपन कहेंगे ये स्ट्रॉन्गर एसिड है इससे, HI HCl, स्ट्रॉन्गर द एसिड वीकर द कॉन्जुगेटेड बेस। ये स्ट्रॉन्गर बेस है इससे, तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ इससे ज्यादा है, मतलब इसका एसिडिक स्ट्रेंथ इससे ज्यादा है। तो एनाइन में आप सीधा प्रोटॉन डाल के चेक कर लो कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड बनाएगा, उसी का लिविंग एबिलिटी अच्छा होगा, बाकी मुझे कुछ भी नहीं पता। लिविंग एबिलिटी उसी का अच्छा होगा जो एसिडिक स्ट्रेंथ जिसका ज्यादा होगा। तो अपन कहेंगे भाई इसको शिफ्ट करते हैं और इन तीनों में से मतलब चेक कर लेते हैं किसका लिविंग एबिलिटी ज्यादा होगा। तो अगर इन तीनों में से चेक करूंगा कौन सा अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो न्यूक्लियोफाइल ही अच्छा लिविंग ग्रुप आएगा। अगर न्यूक्लियोफाइल ही अच्छा लिविंग ग्रुप है तो अपन कहेंगे फिर तो ये स्टेप इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसमें सपोज वाटर भी ऐड करूंगा, अगर एक्वस सॉल्वेंट है या एसिड हाइड्रोलाइसिस है, तो फिर उसके इसमें अपन उसको क्या बना देंगे, OH बना देंगे इसको। देन बिकॉज ये जो मॉलिक्यूल होगा ये कार्बन से ऑक्सीजन अटैच्ड है, और कार्बन से ऑक्सीजन अटैच्ड का मतलब होता है एल्कोक्साइड है, और एल्कोक्साइड जो होता है वो अल्कोहल से आएगा, और अगर ये अल्कोहल से आएगा तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत कम होता है, इट इज वीकर एसिड देन वाटर। तो इसका कॉन्जुगेटेड बेस काफी स्ट्रांग होगा, वाटर से ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो ये वाटर से प्रोटॉन निकाल सकता है। तो ये वाटर से प्रोटॉन निकालेगा, तो अगर एसिड नहीं भी होगा तब भी रिएक्शन करूंगा सॉल्वेंट के साथ, एंड आई विल गेट द प्रोडक्ट एज RCH, a nucleophile and OH will be formed, फिर रिएक्शन बैकवर्ड नहीं आएगा। एक तो ये रिएक्शन हो सकता है। अपन से पूछेंगे इसमें, तो अपन कहेंगे सिंस डेल्टा पॉजिटिव चार्ज था तो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, वी गेट दिस। यहां न्यूक्लियोफाइल को अटैक करके बॉन्ड ब्रेक करना है, वहां तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा था, सो अपन कहेंगे कि ये वाला स्टेप जो होगा वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा, है ना, वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा। तो अपन कहेंगे जिस स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बन पे वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप। और वैसे भी जिन स्टेप में जब भी अपन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ते हैं या सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, तो जिस स्टेप में न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं अपन, दैट इज ऑलवेज कॉल्ड द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। तो इस केस में RO नेगेटिव है, H2 के साथ रिएक्ट करेंगे, विल गेट दिस। तो इसमें कायरल सेंटर है सपोज, तो अपन कहेंगे ये कायरल सेंटर तो है लेकिन ये रेसमिक मिक्सचर होगा, ये रेसमिक मिक्सचर होगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं हो सकता। प्रोडक्ट कैन नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव, द रीजन इज अगर कभी भी ना रिएक्शंस में
एक ऑप्टिकली एक्टिव दूसरे ऑप्टिकली एक्टिव से रिएक्ट करे तो प्रोडक्ट इज ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। ये प्रोडक्ट हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है। अगर एक ऑप्टिकली इनएक्टिव दूसरे ऑप्टिकली इनएक्टिव से रिएक्ट करे तो प्रोडक्ट इज ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट ऑलवेज। ये कभी ऑप्टिकली एक्टिव हो ही नहीं सकता। मतलब अगर आप मुझसे प्रोडक्ट की ऑप्टिकल एक्टिविटी पूछोगे तो मैं प्रोडक्ट को नहीं देखता, मैं तो रिएक्टेंट को देखता। अगर दोनों ही ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो फिर प्रोडक्ट कभी ऑप्टिकली एक्टिव हो ही नहीं सकता। अब अगर एक ऑप्टिकली इनएक्टिव है दूसरा ऑप्टिकली एक्टिव है तब फिर मुझे रिएक्शन चेक करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, लेकिन ये दोनों कंडीशन में हमेशा एप्लीकेबल है। फिर अगर एक ऑप्टिकली एक्टिव है दूसरा ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि कौन से बॉन्ड ब्रेक हुए, उस पर डिपेंड करेगा। अगर किसी कायरल सेंटर के अराउंड कोई भी बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ तो ऑप्टिकल एक्टिविटी रहेगी, और ब्रेक हो गया तो नहीं रहेगी। Then depends on bond breaking। वो अभी मैं प्रेडिक्ट नहीं कर रहा, लेकिन ये दोनों ही ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो प्रोडक्ट इज ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव। रीजन मैं बाद में दूंगा क्या होगा, और वो एक ही रीजन हो सकता है, कायरल सेंटर है, और एक ही रीजन हो सकता है। द रीजन इज कि भाई इसका अपना स्ट्रक्चर, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो ऑब्वियस सी बात है जितना टॉप साइड अटैक होगा उतना बॉटम साइड भी अटैक होगा, मतलब ये खुद रेसिमिक मिक्सचर है। जितना टॉप साइड अटैक होगा उतना बॉटम साइड अटैक भी होगा। सो ये खुद रेसिमिक मिक्सचर होगा। तो एक तो इस टाइप से रिएक्शन हो सकता है, दूसरा हो सकता है इफ वीक न्यूक्लियोफाइल आर प्रेजेंट, if weak nucleophiles is present, then acid catalyzed reactions are favored. Then acid catalyzed reaction is favored. तो अपन को एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन करना पड़ेगा। एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन मतलब विल से दैट कि भाई हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन्स हैं, तो वीक न्यूक्लियोफाइल में इतना ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होता कि वो इस पे अटैक कर ले इजीली, क्योंकि डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट है तो ब्रेक कैसे करे वीक न्यूक्लियोफाइल। तो उस केस में हम एसिड कैटलाइज्ड लेते हैं। तो अपन क्या करेंगे, एक एसिड ले लेते हैं HCl जैसे, तो एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन कर लेते हैं। तो अपन ने एक H+ साइन में कोई भी HCl ऐड कर लेते हैं, ऐसे एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन कर लेते हैं। तो ये H+ साइन विल अटैक ऑन दिस। तो अगर सिर्फ वर्ड्स में लिखा हो कि एसिड कैटलाइज्ड है तो मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि भाई अगर वर्ड्स में लिखा है एसिड कैटलाइज्ड, तो जब भी अपन एसिड वर्ड में लिखते हैं ना, इट इज ऑलवेज H2SO4। अदरवाइज आपको एसिड बताना पड़ेगा। अगर कोई रिएक्शन में लिखा हो कि द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन एसिडिक मीडियम, तो वो एसिड हमेशा H2SO4 होगा, दूसरा एसिड नहीं होगा। जब तक कि आप मुझे बताओगे नहीं कि नहीं मैं H2SO4 की जगह HCl यूज कर रहा हूं, तो ठीक है, एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन है तो हमें फर्क नहीं पड़ता। अगर आप कोई एसिड मेंशन नहीं करोगे, मैं H+ साइन लिखूंगा, वो H+ साइन वहां रिएक्ट करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। सो CH लिखेंगे पर डबल बॉन्ड OH लिख लेते हैं अपन, इधर पॉजिटिव चार्ज लिखते हैं, इधर लोन पेयर लिखते हैं। अगर इधर पॉजिटिव चार्ज होगा तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन से उस तरफ फोल्ड अप होगा ऑक्सीजन की तरफ, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो इसका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा इसके डेल्टा पॉजिटिव चार्ज से, क्योंकि ये विड्रॉ नहीं कर रहा था ना, ये सिर्फ ऑक्सीजन विड्रॉ कर रहा था। यहाँ पर OH मतलब एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन आ गया अपने पास। इधर ऑक्सीजन के पास एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन है, इधर जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही प्रोटॉन है, लेकिन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आपने किसको, हाइड्रोजन को दे दिया, दैट इज अ प्रोटॉन। सो इस पे एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन है जिससे ये ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो डेल्टा पॉजिटिव बढ़ेगा। तो मैं यहाँ पर वीक न्यूक्लियोफाइल भी यूज कर सकता हूँ।
तो मैं अगर इसको मान लेते हैं कि अपन ने वीक न्यूक्लियोफाइल ऐड किया तो विल गेट अ प्रोडक्ट लाइक दिस। तो मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा RCH COH और एक बनेगा OR, एक बनेगा OR, लाइक दैट प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। अब अपन क्या कहेंगे, इसमें ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो जिसमें भी मैंने आपसे कहा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो या सब्स्टिट्यूशन हो, एडिशन हो या सब्स्टिट्यूशन हो, न्यूक्लियोफाइल जिस स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वही स्टेप रिडिटरमिनिंग स्टेप होगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल वीक है बिकॉज वीक न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, भाई मुझे कैसे पता चलेगा कौन से वीक न्यूक्लियोफाइल है और कौन से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। सो वीक न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं, है ना, जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होता है, उससे अपन को पता चल जाएगा न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स दे आर वीक न्यूक्लियोफाइल्स। तो जैसे अपन कहेंगे भाई अपने पास गिवन है ROH है, H2O है, PHOH है ना, NH3 है, दे आर वीक न्यूक्लियोफाइल्स, देन वी कैन राइट दैट CH3COH है, H2S है। सो जितने भी वीक न्यूक्लियोफाइल में लिखूंगा वो सब के सब न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होंगे, दे आर कॉल्ड वीक न्यूक्लियोफाइल्स। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स क्या होता है, तो जब अपन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं तो दे आर नॉट द न्यूट्रल मॉलिक्यूल, दे आर सॉल्ट्स। सॉल्ट्स होंगे और मे बी मतलब इट विल बी बेटर कि अगर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट गिवन हो, सो इन एप्रोटिक सॉल्वेंट, तो वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में यू कैन राइट दैट, जैसे ये लिखा हुआ है तो वीक है तो ये RONA स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो गया, NaOH स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो गया, PHONA स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, NaNH2 तो बेस हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा। फिर CH3CONA दैट विल बी अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, RMGX इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, NaSH विल बी अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो एक तरीके से हमें ये पता रहता है कि भाई अगर कोई सोडियम पोटेशियम या सॉल्ट बना ले अल्कली मेटल के साथ या अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ तो हम उससे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। That is the difference in the weak and the strong न्यूक्लियोफाइल। ये दोनों ही रिएक्शन होता है, इसमें भी अपन कहेंगे ये रेसमिक प्रोडक्ट है, रेसमिक मिक्सचर है, क्योंकि इसमें मतलब अपन को दिख रहा है कि ये कायरल सेंटर है, तो लेकिन ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव एक्टिव नहीं है, और ये भी अगर ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट होगा, वो रेस वाइज हो जाएगा। तो वी कैन राइट दैट ये दो टाइप के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होते हैं। जनरली अगर दो टाइप के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस है तो इनमें से बेटर कौन सा होगा, तो अपन कहेंगे जिसमें सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफाइल ऐड कर सकते हैं। अगर ये रिएक्शन है तो इसमें वीक भी ऐड कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग भी ऐड कर सकते हैं। इसमें सिर्फ आप स्ट्रॉन्ग ऐड कर सकते हो, क्योंकि वीक के लिए अगर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज उतना नहीं है तो वीक ऐड करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो दोनों में से जो अच्छा मतलब फेवर्ड रिएक्शन होगा वो एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन होगा। So we'll write that acid catalyzed reactions are faster than base catalyzed. इसमें base catalyzed मतलब strong न्यूक्लियोफाइल होता है। It is not that कि हम NaOH वगैरह ऐड करेंगे। ठीक है ना? So acid catalyzed reactions are more favored than base catalyzed reaction. Catalyzed reactions are favored than base catalyzed reaction. So acid catalyzed reaction is more favored than base catalyzed reaction, right? So we can write that the acid catalyzed reaction will be more favored than base catalyzed reaction. अब आप न्यूक्लियोफाइल बता दो, हम उसमें इस टाइप से एडिशन कर देंगे, that's all. अब अगर अपन कहेंगे इसमें एडिशन सपोज अपन को लिखना है कि भाई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अपन को पढ़ना है तो किसका पढ़ेंगे, कैसे अपन पढ़ेंगे। तो एक तो अपन पढ़ सकते हैं भाई, जैसे now we are writing that applications, है ना, acid catalyzed more favored है। दूसरा अपन लिखेंगे द रिएक्टिविटी,
and ketones for nucleophilic addition. Nucleophilic addition is directly proportional to the delta positive charge. Delta positive charge on carbonyl group. Charge on carbonyl group. Carbonyl group. वो कार्बोनाइल ग्रुप पे कितना डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है उस पर डिपेंड करेगा. तो reactivity of formic acid will be more than the reactivity of acetaldehyde, than the reactivity of acetone. In any aldehyde and ketones आप कोई भी लिखो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी रिएक्टिविटी तो मैक्सिमम ही होती है. रिएक्टिव मतलब अपन आंसर देने के लिए अपन कह देंगे कि भाई स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी. लेकिन अगर अपन चेक करेंगे कि भाई ठीक है, दैट इज it depends only on delta positive charge or it will also depend on the steric hindrance, तो अपन कहेंगे भाई डिपेंड तो दोनों पे करेगा, लेकिन मेनली मैं क्वेश्चन इससे सॉल्व करूंगा. सो reactivity depends on directly proportional to delta positive charge on carbonyl carbon atom. And अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है तो रिएक्टिविटी थोड़ा कम हो जाता है. स्टेरिक इफेक्ट्स वो स्टेरिक हिंड्रेंस पे भी डिपेंड करेगा, दोनों पे डिपेंड करेगा. बट मेनली अपन ने इससे पढ़ा हुआ है, बताएंगे अपन दोनों की भाई दोनों पर रिएक्शन हो जाएगा इससे. तो ठीक है, विल से दैट दिस इज हाउ वी कैन से दैट कि भाई रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी. डेल्टा पॉजिटिव चार्ज चेक करूंगा, जिसमें डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है. सर बोलो सर, एक बार थर्मल एनर्जी बता दीजिए ना कि थर्मल एनर्जी मतलब कैसे डिफाइन होता है. वो तो गैसियस स्टेट से थर्मल एनर्जी ज्यादा होती है ना, सॉलिड की कम होती है लिक्विड से, और लिक्विड की ज्यादा, लिक्विड की कम होती है गैसेस से. भाई थर्मल एनर्जी मतलब हीट एनर्जी. हीट. ठीक है. हाँ सर. तो अपन कहेंगे फिर इसमें ना, जैसे अपन को गिवन है एग्जांपल ले लेते हैं अपन. भाई एग्जांपल में अगर अपन कहेंगे, एक हो जाएगा एडिशन ऑफ, एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं अपन कि भाई ठीक है, ये सारा पार्ट आपने मुझे बता दिया. अब एल्डिहाइड कीटोन में बस फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ लेते हैं और क्या, एप्लीकेशन की बात करते हैं. एप्लीकेशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ लेते हैं. सो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ना, इसमें सब्स्टिट्यूशन कभी नहीं होगा, ओनली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, सब्स्टिट्यूशन कभी नहीं हो सकता इसमें. तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में अपन कहेंगे ठीक है भाई, अगर मैं एडिशन ऑफ आरएमजीएक्स कर लेता हूं, तो आरएमजीएक्स का एडिशन, आरएमजीएक्स खुद हमेशा ईथर में होता है. तो अगर मेरे पास फॉर्मल्डिहाइड है और इससे आरएमजीएक्स को रिएक्ट करता हूं, आरएमजीएक्स ईथर में होने की वजह से अपन को पता है कि इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है. ये इस पे अटैक करेगा, विल गेट लाइक दिस. तो अपन कहेंगे भाई ठीक है, आर को ऐड कर लेंगे, एच होगा, सी होगा, एच होगा, और टॉप साइड और बॉटम साइड अटैक होगा तो OMgBr बन जाएगा, OMgX बन जाएगा. इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा. जब भी अपन RMgX ऐड करेंगे ये बनेगा, और इसके बाद हम वाटर ऐड करते हैं. तो एसिड हाइड्रोलिसिस या वाटर, सिर्फ वाटर भी लिखा होगा तब भी चलेगा हमारे लिए. तो ये एल्कोक्साइडाइन है, प्रोटॉन निकाल सकता है वाटर से, तो अपन लिखेंगे भाई इसमें ना, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, मतलब विल गेट द अल्कोहल्स, ये प्रोडक्ट मिल जाएगा हमारे लिए. अगर इसमें एक और आर होता तो अपन कहते हैं यहां भी आर होता, 2 डिग्री अल्कोहल मिल जाता.
अगर दोनों जगह आर होते तो ठीक है, एक और आर ऐड हो जाता, दोनों जगह आर होते तो 3 डिग्री अल्कोहल मिल जाता। इसका मतलब यह हुआ कि भाई अगर ग्रिग्नॉन रेजेंट को एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्ट करूंगा तो फॉर्मेल्डिहाइड जो होगा HCHO वो RMGX के साथ 1 डिग्री अल्कोहल बनाएगा, बाकी सभी एल्डिहाइड के साथ अदर एल्डिहाइड्स ये 2 डिग्री अल्कोहल बनाएगा, और कीटोन के साथ ये 3 डिग्री अल्कोहल देगा विद कीटोन्स। ठीक है, तो यहां पर जो भी रिएक्शन हम लिखेंगे, अब इनको पता है कि अगर ये दोनों ही ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता। डजंट मैटर कि अपन इसको CH3 लिख लें, ये H है, और इसको C2H5 लिख लें तब भी। तो अपन से कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं, जैसे अपन से पूछा, अपन को एक बात पता है अच्छे से, ऑप्टिकल एक्टिविटी में पूछेंगे कि भाई ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, तो अपन कहेंगे ठीक है आप देख लो ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा, ये तो डिपेंड करेगा कि भाई इसमें। अब कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि मैं आपसे कहूं कि अच्छा ठीक है मेरे पास ऐसे क्या है डबल बॉन्ड, और मैंने इसको RMGX ETMGBr से रिएक्ट किया, तो पहले इससे रिएक्ट किया इन ईथर, और बाद में फिर मैंने उसको वाटर से हाइड्रोलाइज कर दिया। ठीक है, इससे हाइड्रोलाइसिस कर दिया, तो अपन को पता है कि भाई CH3 बनेगा, C बनेगा, H बनेगा, और हाइड्रोलाइज करने के बाद इधर एक ET बनेगा और OH बनेगा, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इट्स अ रेसमिक मिक्सचर, ये रेसमिक मिक्सचर है। अगर मान लो अपने पास ऐसे गिवन है, अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास ऐसे गिवन है CH3 है, C डबल बॉन्ड O है और H है, और मैं आपसे बोलूं कि भाई मेरे पास ना जो ग्रिग्नॉन रीजन था वो ऐसे था, जो ग्रिग्नॉन रीजन था वो ऐसे था, MGBr, राइट। तो अपन कहेंगे अब ईथर में रिएक्ट करवा देते हैं इसको, ये 1 है ये 2 है, और H2O के साथ। भाई ग्रिग्नॉन रीजन तो किसी का भी बन सकता है, अपन को पता है। तो अब मैं अगर लिखूंगा, इसमें मैं कहूंगा कि भाई यहां पर जो एनाइन है ना दैट इज ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अब ये अटैक करेगा तो इधर ना विल गेट दैट अ प्रोडक्ट लाइक दिस। मेरे पास बना CH3, एक है H और एक हो गया अपने पास CH, और ये CH3 है और ये ET है, और ये OH बना देता हूं मैं वाटर के साथ रिएक्ट करके। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं होगा, इसमें ऑप्टिकली एक्टिव बताएंगे या नहीं बताएंगे, ये पूछना था मुझे। हाँ सर, डायस्टेरियोमर्स बनेंगे तो बताएंगे ना सर, ऑप्टिकली इसका एक्टिव है। इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी बताएंगे या नहीं बताएंगे, तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं होगा, मैं तो ये बोल रहा हूं। हाँ सर होगा। होगा सर। ये ऑप्टिकली एक्टिव है, नहीं। ये ऑप्टिकली नहीं। एक्टिव है। हाँ। हाँ। ईथर में ये कार्बोनाइन था, ईथर में ये कार्बोनाइन था, बताओ कार्बोनाइन में इन्वर्जन इफेक्ट होता है, कार्बोनाइन में इन्वर्जन इफेक्ट होता है। फिर सोच के बोलना। हाँ जी, इधर तो रेस वाइज होने वाला है, इधर तो जितने टॉप साइड अटैक होंगे उतने बॉटम साइड अटैक भी होंगे, है ना। इधर भी जितने टॉप साइड अटैक होंगे उतने बॉटम साइड अटैक भी होंगे। नया कायरल सेंटर तो बनेगा, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है,
फिर क्या करें? भाई ये खुद भी रेशमिक मिक्सचर है ना, ये तो पक्का है कि ये खुद भी रेशमिक मिक्सचर है। हाँ तो अपन कहेंगे ठीक है रेशमिक मिक्सचर है, तो ये एक बार आर है एक बार एस है, यही तो बोलोगे आप। भाई आर एस दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है ना ये तो, 50% आर 50% एस। अब न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवा देता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड बना देता है। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, एक बार इसमें आर हो जाएगा, एक बार इसमें आर हो जाएगा, एक बार इसमें एस हो जाएगा और एक बार इसमें एस हो जाएगा। इसको आर ही लेते हैं अपन, है आर हो जाएगा, और एक बार फिर इसमें एस हो जाएगा, इसमें आर हो जाएगा, और एक बार इसमें एस हो जाएगा और इसमें भी एस हो जाएगा। हाँ जी भाई, ये पॉसिबिलिटी है मेरे पास। मैंने एक बार इस पे आर बनाया, मतलब ये अज्यूम कर लेते हैं अपन, आर जब बन रहा है ना तो ये बॉटम साइड अटैक है, सपोज कर लेते हैं। मतलब उसमें अपन बहुत ज्यादा उसमें नहीं जा रहे हैं कि नहीं नहीं आप सारा ही कैलकुलेट करो, अपन तो एक मतलब बता रहे हैं कि ये पॉसिबिलिटी है। भाई एक बार आर ने बॉटम साइड अटैक किया तो इसका आर रखते हैं, तो बॉटम साइड अटैक से अपन उसको आर बना रहे हैं, तो एक बार बॉटम साइड अटैक से इसका आर अटैक कर लिया, एक बार एस अटैक कर लिया इसका। अब टॉप साइड अटैक की बात करते हैं। तो इसका टॉप साइड अटैक में एक बार, भाई ये तो आरएस कॉन्फ़िगरेशन होगा ना, इसके लिए अपन कह रहे हैं ना एक बार टॉप साइड बॉटम साइड अटैक, तो एक बार इसका ये अपने लिए ये मॉलिक्यूल हो गया, एक बार टॉप बॉटम साइड से इसका आर अटैक कर लिया, एक बार एस अटैक कर लिया, तो ये दूसरी ऊपर की तरफ बन गए। ठीक है, एक बार इसका आर अटैक किया, एक बार एस अटैक किया, तो अपन ने ये अज्यूम किया कि जब ये बॉटम से अटैक कर रहा तो इसका आर ही बनेगा, अज्यूम कर लिया अपन ने, एक बार इसका आर एक बार एस। अब टॉप साइड से, अब तो नीचे की तरफ बनेगा ना, ये नीचे की तरफ बनेगा और ये ऊपर रहेगा। एक बार इसका आर अटैक किया, एक बार इसका एस अटैक किया, इसमें इन्वर्जन हो रहा है ना। कोई डाउट है तो बताओ। सर तो मतलब रेसिमिक ही बनेगा ना मिक्सचर? ऑब्वियसली, मैं तो इसलिए पूछ रहा हूं। अच्छा फिर अपन क्या कहेंगे, अगर पहले से कोई कायरल सेंटर है, अगर पहले से रिएक्शन में कोई कायरल सेंटर है, तो अपन ने जो लिखा था देन डिपेंड्स, वो डिपेंड्स यही है कि अगर कोई कायरल सेंटर है और उसके अराउंड एक भी बॉन्ड ब्रेक हो गया तो ऑप्टिकल एक्टिविटी की गारंटी नहीं है। आपने ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, ये बॉन्ड ब्रेक करके आपने रिएक्शन किया, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी की गारंटी नहीं है, आप बना के देख लो। अगर ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होता, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होता, तो जैसे इधर अपन ने बनाया, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रोडक्ट इज ऑप्टिकली एक्टिव, व्हाट इज सो, इसमें मुझे गारंटी है ये और ये ब्रेक नहीं होते। जब ब्रेक नहीं होंगे तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, बाद में भी ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है ना, हाँ तो रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां रेसमाइज करो ना आप, यहां क्यों करोगे रेसमाइज, इनमें तो कहीं भी बॉन्ड ब्रेक हो ही नहीं ना। यहां बॉन्ड कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा, भाई ये अटैक किया तो यहां बॉन्ड ब्रेक करो, यहां एक नया कायरल सेंटर करो, तो ये तो फिक्स हो जाएगा। अपन कहेंगे भाई ये कार्बन है तो ये 1 ये 2 और ये 3 परपेंडिकुलर है, तो अपन कहेंगे भाई एस आइसोमर है, तो ये ऐसी रहेगा, इसमें आर एस बनेगा। तो एक बार एस के साथ आर बन जाएगा, एक बार एस के साथ एस बन जाएगा, ये बन जाएगा। और आर और एस पे ना जो यहाँ पर अटैच है वो अलग अलग ग्रुप अटैच है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बस दो ही प्रोडक्ट बनेंगे इसमें। ये वाला कायरल सेंटर अपना फिक्स था, ये नया बना आर एस बना दिया डायस्टिक आइसोमर्स। वो ऑप्टिकली एक्टिव है ना नीचे वाला तो? ऑब्वियसली ये तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, लिखने वाला हूं मैं, मतलब मैं थोड़ा वेट कर रहा हूं ताकि तुम लोग भी सोच लो ना, क्योंकि ज्यादा थोड़ी पढ़ना होता है।
ज्यादा तो 11th वाले बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, उनको बताना होता है काफी ज्यादा। सर आपने अपन का- इनएक्टिव किया ना? नहीं, इनएक्टिव नहीं, एक्टिव होगा ये तो। उसके बारे में सोच रहा था ऊपर वाले के। तो इसमें तो अगर कोई भी सबस्ट्रेट में अगर कायरल सेंटर प्रेजेंट है और उसके अराउंड कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है तो उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी प्रोडक्ट में भी रहेगी। अगर अपने पास ऐसे भी होता ना, जैसे अपन लिखते ना, मतलब कंपैरिजन देखो, अपने लिए कोई वो नहीं है कि भाई अपन ये पढ़ रहे हैं तो इसी पे फोकस रहो। अपने पास ऐसे होता, सपोज अपन करते हैं, ये मेरे पास कायरल सेंटर है, यहां पर मेरे पास, मैं चाहता था कि माइग्रेशन की बात करें, पर किसी का माइग्रेशन करता है। मैं कोई कंडीशन ऐसे बना लूंगा जिसमें अपन को सिर्फ इसी को माइग्रेट करना पड़ा। अपन को पता है कि ये कायरल सेंटर है और इसको माइग्रेट करना है, ऐसे बना दूंगा मैं। माइग्रेशन अपन इसी को करेंगे। भाई ऐसे ऐसे कर देता हूँ, चलो कहे को बना रहा है इतना बड़ा, ऐसे बना देता हूं। तो माइग्रेशन तो लार्जर ग्रुप का ही होगा दोनों में से। अब अगर इसका माइग्रेशन करें तो माइग्रेशन से मैं इधर से बॉन्ड हटा के इधर बनाऊंगा, तो फिर इसका ऑप्टिकल एक्टिविटी लॉस्ट होगा या नहीं होगा? सर थोड़ा इसमें ब्लर लॉस्ट है, नहीं, इसमें लॉस्ट नहीं होगा। थोड़ा ब्लर दिख रहा है सर थोड़ा सा। हाँ, ब्लर कैसे दिख रहा है? थोड़ा तुम्हें दिख रहा है? सब लोग बताओ। बीच बीच में blur ब्लर दिख रहा है, हाँ? सर बीच बीच में दिख रहा है ब्लर। अभी अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है सर, अभी दिख रहा है। अभी दिख रहा है। अरे यार, कुछ ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया होगा ना, मैं इधर उधर मूव करूंगा ना तो वो कुछ ऐसे होता होगा ना, कैमरा अपने आप को एडजस्ट करता होगा, मेरे ऊपर फोकस करने के लिए जाता होगा। चलो कोई बात नहीं, जाने दो। एक्चुअली थोड़ा फोटोजेनिक फेस है ना मेरा, इसलिए कैमरा मेरी तरफ आता होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। तो अपन इसमें ना अपन कहेंगे, हाँ यार मुझे भी थोड़ा सा ब्लर दिखा बीच बीच में, सही कह रहा था, क्योंकि मुझे भी दिखता है ना ब्लर, तब मुझे पता चलता है कि हाँ ब्लर मतलब है। अच्छा, अपन क्या, अगर ब्लर दिखे तो अपन रुक जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्चुअली मुझे लग रहा है लैपटॉप ज्यादा ही यूज हो रहा है, रात को भी 12 बजे तक क्लास था ना दूसरे बैच का, फिर सुबह तुम्हारा फिर क्लास, तो मुझे लग रहा है वो पूरा दिन ही चल रहा है, अभी भी पूरा 3 बजे तक चलेगा, ऐसे शुरू हो गया तो 3 बजे तक चलता रहेगा ये। बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होगा, सिर्फ खाना खाने का 15-20 मिनट। अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे अच्छा ये माइग्रेशन करेंगे, ये तो माइग्रेशन है ना एल्काइल ग्रुप का। पता, माइग्रेशन जो होता है वो ट्रांजिशन स्टेट से होता है, वो फ्री नहीं होता कार्बोकेटाइन, ये कार्बोकेटाइन फ्री नहीं होता यहाँ से फिर उधर जाए। माइग्रेशन जो होते हैं वो ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होते हैं, मतलब ये फ्री कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, तो फिर इसका ऑप्टिकल एक्टिविटी रहेगा, ये कायरल सेंटर, मतलब ये वाला कायरल सेंटर जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये माइग्रेशन ट्रांजिशन स्टेट से, ये जो विद इन द मॉलिक्यूल होता है ना 1-2 शिफ्ट, ये ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होता है, ये फ्री कार्बोकेटाइन नहीं बनता, ये यहां से टूट जाएगा कार्बोकेटाइन, मतलब ये यहां से ब्रेक हो गया और ब्रेक होने के बाद जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो वहां जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये पूरा एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है और फिर ट्रांजिशन स्टेट से ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज उस पर। अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ना तो वो ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू आया, मतलब इसका जो कायरलिटी है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, लेकिन यहां तो फ्री मॉलिक्यूल को अटैक करना था ना उसमें, ट्रांजिशन स्टेट थोड़ी होगा कोई, तो अटैक करेगा इस पे टॉप साइड और बॉटम साइड, मतलब फ्री कार्बोनाइल जिसमें इन्वर्जन इफेक्ट भी होता है, तो फिर अपन कहेंगे उसमें तो ऑप्टिकल एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो बनने का डिस्ट्रॉय किया ना, आपने कहा कि ये इन्वर्जन इफेक्ट है तो मैंने आर और एस अज्यूम कर लिया, भाई एक बार टॉप साइड से अटैक किए तो ये भी नया
कायरल सेंटर बनेगा। हाँ, तो इस पे एक बार आर बनाते हैं जब ये टॉप साइड से अटैक किया, तो इसका एक बार आर, एक बार इसका एस और आर, तो इसका आर और एक बार इसका आर अटैक किया, एक बार इसका एस अटैक किया। अब बॉटम साइड के लिए भी लिखो, तो फिर अपन कहेंगे ये दोनों आपस में मिरर इमेजेस हैं और ये दोनों आपस में मिरर इमेजेस हैं। तो ओवरऑल प्रोडक्ट क्या बना? ट्रांजिशन स्टेट में भी बॉन्ड तो टूट ही रहा है ना कायरल सेंटर के आजू बाजू, तो इसका कायरलिटी तो चेंज हो जाती है ना। तुमने पूरा सुना नहीं शायद। और ट्रांजिशन स्टेट में बॉन्ड तो टूट रहा है, ट्रांजिशन स्टेट मतलब वहां पर पार्शियल बॉन्ड बने रहते हैं, यहाँ पार्शियल बॉन्ड नहीं बना था इसके और इसके बीच में। हाँ, तो पार्शियल बॉन्ड बना रहेगा तो वो रेसमाइज नहीं हो पाएगा ना फिर। हाँ ठीक है, हाँ समझो। तो इसलिए इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं रहेगी, इट्स ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज दैट इज अ रेसमिक मिक्सचर। अब मुझे ना, क्योंकि इधर जो बता दूंगा ना ये ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में, वो सभी जगह एप्लीकेबल होगा ना, फिर बाद में दूसरे रिएक्शंस में सिर्फ रिएक्शन बताना है, ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं बतानी है इस टाइप से कंडीशंस में। सर सेकंड वाले में हम लोगों ने जब वो जो ग्रुप है जो उसमें इन्वर्जन होगा, इसलिए वो आर और एस भी रहेगा, और हाँ। ऊपर से अटैक करेगा तो कोई एक आर मान लेंगे, नीचे से अटैक करेगा तो कोई एस मान लेंगे। तो लेकिन ऊपर से अटैक करेंगे तो CH3 का स्टेरिक इफेक्ट होगा, तो उसमें हम कम क्यों नहीं मानते कि अभी हम उस पर जा ही नहीं रहे ऐसा? हाँ तो ठीक है ना, जब बॉटम से करेगा तो वो कॉम्पनसेट कर देगा ना, बॉटम से भी CH3 का स्टेरिक इफेक्ट रहेगा। अच्छा हाँ समझ गया। है ना? तो अपन ने सारे फैक्टर्स कंसिडर किए, हमें ये पता चल गया कि अगर किसी कायरल सेंटर के अराउंड कोई बॉन्ड ब्रेक ना हो तो उसकी कायरलिटी मेंटेन रहती है, लेकिन अगर किसी कायरल सेंटर के अराउंड बॉन्ड ब्रेक हुआ और कार्बोनाइन बना तो उसमें इन्वर्जन की वजह से वो डिस्ट्रॉय होगा। लेकिन जो 1-2 माइग्रेशंस होते हैं, अगर कोई कायरल सेंटर दूसरे एटम पे माइग्रेट हो रहा है तो वो ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होता है, इसलिए उसकी कायरलिटी उसमें मेंटेन रहती है, वो रेसमाइज नहीं होता। ये एडिशन ऑफ RMGX है। RMGX का रिएक्शन जो होगा, रिएक्शन ऑफ RMGX, अगर मेरे पास ऐसे गिवन है, मतलब अपन ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं, CH3C डबल बॉन्ड हो और CH2CH2Cl ऐसे अपन को गिवन है, सपोज करता है, और इसको अगर अपन ने रिएक्ट किया CH3MgBr से, इधर एल्डिहाइड भी है, इधर कीटोन भी है और एल्काइल हैलाइड भी है, तो अपन को पता है भाई नेगेटिव चार्ज, मैंने इसको ईथर में रिएक्ट करवाया तो ये इस पे अटैक करेगा, इस पे अटैक नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, तो मैं प्रोडक्ट ऐसे लिख लूंगा, CO नेगेटिव बन गया अपने पास, एक CH3 बन गया अपने पास, अब CH2 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 और Cl बन गया अपने पास, तो अपन इसको बना दिया ऐसे। अब क्या, तो अपन कहेंगे अब ये OMgBr है। अब आप ये बताओ कि वाटर ऐड करें या क्या करें? तो मैं कहूंगा अगर आप सेकंड स्टेप में भी वाटर ऐड कर रहे हो तब भी मैं रिएक्शन तो यही बताऊंगा, वाटर के साथ रिएक्शन या ये रिएक्शन। आप जैसे RMGX ऐड करोगे उस पर नेगेटिव चार्ज बनेगा, अगर नेगेटिव चार्ज बनेगा तो वाटर आप ऐड करोगे ना, लेकिन तब तक तो ये रिएक्शन हो जाएगा मेरे पास, वो नेगेटिव चार्ज था अपने पास, यहाँ पर CH3 है, सो यहाँ पर अपने पास CH2 होगा, Cl निकल जाएगा, एक CH2 और एक CH2 और विल गेट अ प्रोडक्ट लाइक दिस, ये बन गया। वाटर ऐड करोगे आप तो ठीक है, आप ऐड करो, वो MgX MgCl और MgBr ऐसे बन जाएगा, बस दैट्स ऑल। सर अगर इधर हमारा 4 मेंबर या 7 मेंबर रिंग बन रहा होता तो? अगर 4 मेंबर या 7 मेंबर रिंग बन रहा होगा तो अपन कहेंगे भाई इसमें आपने 5 मेंबर बनाया,
लेकिन 4 मेंबर्ड रिंग होता तो फिर अपन वाटर ऐड करके OH बना देते। 3 मेंबर्ड होता तो भी अपन यही करते जो कर रहे हैं। 3, 5, 6 में अपन यही करेंगे। 4 मेंबर्ड में अपन थोड़ा सा सोचेंगे कि भाई क्या गिवन है, कैसे रिएक्शन हो रहा है। क्योंकि 4 मेंबर्ड रिंग का स्टेबिलिटी कम होता है। सर मुझे ना वो इसमें आपस- एक चीज पूछना था कि जब हम जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो H+ की सबसे ज्यादा बताते तो वो सिर्फ कार्बोकैटायन के रीअरेंजमेंट में ही बात करेंगे ना, ऐसे ऐसी कोई भी रिएक्शन में नहीं बोल सकते ना H+ तो ज्यादा आ जाता है ऐसा। रुको मैं उसको क्लियर करता हूँ। तो RMGX वगैरह में अपन ऐसे लिखेंगे। तो अब ये बताओ कि अपन इसका रिएक्शन इसके साथ क्यों नहीं किए और ये रिएक्शन पहले क्यों किए? क्योंकि जबकि वो वाटर अपन ने ऐड किया था, तो अपन कहेंगे इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस था ये, इसलिए इसको ज्यादा फेवर करेंगे रादर देन कि अपन इंटरमोलिकुलर रिएक्शन करें। बिकॉज इंटरमोलिकुलर रिएक्शन अगर अपन करेंगे तो अपन कहेंगे भाई इसका रिएक्शन अगर अपन करेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले अपन हमेशा उसको प्रेफरेंस देंगे जो इंट्रामोलिकुलर हो जाए। इंट्रामोलिकुलर से क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे प्रोडक्ट में। इंट्रामोलिकुलर से भाई इंटरमोलिकुलर में क्या होंगे, 2 मॉलिक्यूल इंटरमोलिकुलर से कम हो जाएंगे, जबकि इंट्रा में क्या होगा, ये अलग रहेगा, ये अलग रहेगा, ऐसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे तो एंट्रोपी ज्यादा होगी, एंट्रोपी ज्यादा होगी तो रिएक्शन अपने आप हो सकती है। इसलिए इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस को हमेशा हम ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि इंटरमोलिकुलर में प्रोडक्ट जो होंगे वो कम दिख रहे होंगे अपन को रिएक्शन पे। अगर नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा होंगे तो डिग्री ऑफ रैंडमनेस कम होगी। इसलिए अगर हम इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन कर सकते हैं या हो सकता है तो इंट्रामोलिकुलर को ही प्रेफरेंस देंगे, बिकॉज उससे एंट्रोपी ज्यादा होगी प्रोडक्ट्स की। एंट्रोपी ज्यादा होगी तो दे विल बी फिजिबल रिएक्शंस। इसलिए सर आपने बोला था कि इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन फास्टर होते हैं ना इंटर से, इसलिए वो जल्दी हो जाएंगे। इसलिए वो प्रोबेबिलिटी है, वो प्रोबेबिलिटी फैक्टर होता है उसका। मैंने रीजन बताया आपको। मेरे पास ऐसे गिवन था और कार्बोकैटायन जो वो पूछ रहा था मैं उसकी बात कर लेता हूं। कार्बोकैटायन अब मेरे पास ऐसे गिवन है और मेरे पास ऐसे CH3 भी है और CH3 भी है, ये पॉजिटिव चार्ज। मुझे इन दोनों में से माइग्रेट करना है किसी एक को। तो कार्बोकैटायन के लिए मैं ये बिल्कुल नहीं सोचूंगा कि किसको माइग्रेट करना चाहिए। मैं तो बस ये सोचूंगा कि किसके माइग्रेशन से कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल बन सकता है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये गिवन है, ये गिवन है, किसका माइग्रेटरी एबिलिटी क्या है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कार्बोकैटायन में अगर माइग्रेशन होंगे तो 1-2 शिफ्ट सिर्फ मैं यही देखूंगा कि किसके शिफ्ट होने से कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल बन सकता है। इसके तो करो। तो अपन कहेंगे माइग्रेटरी एबिलिटी तो फिनाइल की ज्यादा होती है। तो फिनाइल की ज्यादा होती है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा कार्बोकैटायन में। वो माइग्रेटरी एबिलिटी अपन तब देखेंगे कि भाई किसी को लीव करना है, हमें किसी को लीव करवाना है माइग्रेशन से, मतलब हमारे पास ऐसे गिवन है और मैं कहूंगा मुझे N2 को लीव करवाना है यहां से। N2 को लीव करवाना है और नेगेटिव चार्ज को मैं स्टेबलाइज करता हूं। तो फिर अपन चेक करेंगे कि भाई दोनों में से किसको माइग्रेट करना चाहिए। अच्छा, ये शिफ्ट होगा नेगेटिव चार्ज से तो इसकी माइग्रेटरी एबिलिटी ज्यादा है इससे। कार्बोकैटायन होगा तो एनर्जी बहुत ज्यादा होगी मॉलिक्यूल की, तो मॉलिक्यूल हमेशा वो फेवर करेगा जिससे कि ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बने, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज रहेगा ना सबस्ट्रेट में, इधर पॉजिटिव चार्ज थोड़ी रहेगा सबस्ट्रेट में, तो लीव करके वी गेट अ डिफरेंट प्रोडक्ट। तो यहां कोई कार्बोकैटायन नहीं था तो अपन चेक करेंगे कि भाई व्हाट इज द माइग्रेटरी एबिलिटी। लेकिन अगर कार्बोकैटायन है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, साइड वाले कार्बन एटम से उसको माइग्रेट करेंगे जिसकी माइग्रेटरी एबिलिटी ज्यादा हो। मान लो मेरे पास ऐसे गिवन,
मैं ऐसे लिख लेता हूं और फिर मैं ऐसे लिख लेता हूं, राइट, ऐसे लिख लेता हूं, तो अपन कहेंगे हमें क्या फर्क पड़ेगा। अब मेरे पास चॉइस है कि मैं दोनों तरफ में से किसी भी तरफ से माइग्रेट कर सकता हूं। अगर यहां से माइग्रेट करूंगा तो पॉजिटिव चार्ज यहां बनेगा, यहां से माइग्रेट करूंगा तो पॉजिटिव चार्ज यहां बनेगा, दोनों जगह माइग्रेट कर सकता हूं। इसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा इसके कंपैरिजन में। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, उधर माइग्रेट कर लो। थोड़ा भी डिफरेंस अगर होगा तो भी हम प्रेफरेंस क्या करेंगे, वहीं से माइग्रेशन करेंगे जहां से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा है, माइग्रेशन वहीं से होगा। सर एक बार वो बताओ ना, इसी केस में अगर पीएच को माइग्रेट किया तो क्या प्रॉब्लम हो रहा है? मतलब किस केस में? इसी केस में हम लोग ने CH3 को माइग्रेट किया ना, पीएच को हाँ। माइग्रेट करने में क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, ये लो, इसको हटा लेता हूं, मतलब फिर कंपैरिजन नहीं करते ना, वही करते हैं बस। CH3 को माइग्रेट करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, इधर 3 CH3 होंगे, और पीएच को माइग्रेट करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। अब बताओ, ये वाला कार्बोकेटाइन और ये वाला कार्बोकेटाइन है, दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है? पहला वाला। तो फिर ठीक है, इसको माइग्रेट कर दो और ज्यादा हाँ ठीक स्टेबल है सर। है ना। सर इसी में ऊपर में जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं बोल सकते ना, एक बार तो बॉन्ड टूट गया तो मतलब कार्बोकेटाइन बनने के बाद तो बोल ही नहीं सकते ना उसको ऑप्टिकली एक्टिव। नहीं, अगर माइग्रेशन के थ्रू जा रहा था, ये ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जा रहा था, तो इसमें कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी तो डिस्ट्रॉय हो गई ना, बॉन्ड ब्रेक हो गया था। हाँ हाँ हाँ, समझ गया। सर ये कार्बोकेटाइन पीएच पे ये रेजोनेंस के वजह से स्ट्रांग है क्या? मतलब Obviously, स्टेबल। उसी की वजह से तो बता रहे हैं अपन। अब भाई उसी की वजह से बताया, क्योंकि पीएच में वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड भी होगा ना, CH3 में रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं होगा ना, इसलिए बताया अपन ने। ठीक है, तो ये अपना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन था। दूसरा एप्लीकेशन चेक करते हैं अपन, एडिशन ऑफ HCl। अगर एल्डिहाइड कीटोन में HCl का एडिशन करेंगे तो देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रेट, सो इट फॉर्म्स साइनोहाइड्रेट हाइड्रेट। HCl is a very weak acid, है ना, उसका Ka 10⁻⁻10 होता है, ऑलमोस्ट फिनॉल के बराबर। So it's a very weak acid, so small amount of base is added, तो मैं क्या करूंगा, HCl है अपने पास, तो इसको थोड़ा सा NaOH डाल देते हैं तो NaCN बनेगा, सो NaCN बनेगा प्लस वाटर बन जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास जो एल्डिहाइड और कीटोन्स होंगे उसमें अपन कहेंगे भाई इसमें न्यूक्लियोफाइल NaCN लिख लेते हैं, या HCl और NaOH ऐसे भी लिख सकते हैं। तो NaCN अटैक करेंगे तो इट विल अटैक, विल गेट लाइक दिस। तो वो ऑप्टिकल एक्टिविटी तो बताने की जरूरत नहीं कि वो रेसिमिक मिक्सचर होगा, ये ONA बन जाएगा, और इधर अपन बता देंगे, इधर CN लिख लो या कुछ भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये ONA बन जाएगा। बाद में अपन वाटर ऐड करेंगे तो विल गेट दैट। इसको अपन कहते हैं साइनोहाइड्रेट। ये जो मॉलिक्यूल बनेगा उसको अपन कहते हैं साइनोहाइड्रेट। सर जब आपने वाटर ऐड किया तो साइनाइड का हाइड्रोलिसिस क्यों नहीं हुआ? किया ना, करूंगा ना भाई, अगर आप, मैं वही लिखने वाला था, इंपॉर्टेंस में वही होगा। अगर आपने वाटर ऐड किया, सिर्फ वाटर, तब तो नहीं होगा ना हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस साइनाइड का या तो एसिडिक मीडियम में होगा या बेसिक मीडियम में होगा,
हाइड्रोजन है ना वहां पर। सिर्फ वाटर में साइनाइड का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। सर हम वो RMGX वाले में 2H2O क्यों लिखते थे, मतलब 2 क्यों लिखते थे, 2 मोल क्यों चाहिए उसके? किस में? कुछ 2H2O लिखते थे ना हम लोग नीचे, RMGX में ईथर और 2H2O लिखते थे ना रिएक्शन में। नहीं, वो 2H2O नहीं है, वो एक्चुअली कभी अगर ऐसे लिखा हुआ है RMGX एंड ईथर, अच्छा अच्छा और समझ गया ना? सेकंड स्टेप में ये जैसे। हाँ, पहले जब अगर ये मेंशन नहीं है ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं इन दोनों को रिएक्ट करवा के भी इससे रिएक्ट करवा सकता हूं। हाँ सर, वो एक्चुअली मुझे 1 नहीं दिखा ना, तो मुझे 2H2O लग रहा था। अच्छा, लेकिन 1 ईथर के लिए लिखा तो था मैंने। अच्छा, तुमको लग रहा होगा सर ट्वाइस ऑफ किसी H2 वजह से अगर H2O नहीं दिया है तो फिर वो हम लोग वही फॉर्म में छोड़ देंगे ना। हाँ, OMG भी OMG। हाँ, लेकिन अगर हाँ ऑप्शन में अल्कोहल लिखा हुआ है तो अंडरस्टूड है, वो मान लो कि वहां पर लिखा हाँ होगा। हाँ ठीक है। अब अपन कहेंगे भाई इसका जो साइनोहाइड्रन बनाया अपन ने, तो इसका इंपॉर्टेंस तो यही है कि इस रिएक्शन का व्हाई नॉट HCl में HCl क्यों नहीं ऐड करूं, मैं कुछ भी क्यों ऐड नहीं करूं, व्हाई ओनली साइनोहाइड्रन? इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर ये अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका अगर हाइड्रोलिसिस करूंगा ना, या बेस हाइड्रोलिसिस करूंगा, तो ये अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। यही इसका इंपॉर्टेंस है। अदरवाइज अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना मुश्किल होता है। अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, ये इसका इंपॉर्टेंस है अपने लिए कि भाई अगर अल्फा हाइड्रोक्सी, और वैसे भी साइनाइड अपन तब यूज करते हैं जब हमें एक कार्बन बढ़ाना है किसी सबस्ट्रेट में। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ साइनोहाइड्रेट and aldehyde ketones. Next we can write that addition of sodium bisulfite, NaHSO3. सोडियम बाइसल्फाइड ऑब्वियसली बात है, अपन लिखेंगे तो ये तो एक्वस मीडियम में ही रिएक्शन होता है। एक्वस मीडियम, ये भी एक्वस मीडियम में था, बट RMGX ईथर में होता है, फिर अपन वाटर ऐड करते हैं। सोडियम बाइसल्फाइड में विल से दैट कि भाई हमारे पास NaHSO3 है, तो अपन कहेंगे भाई ये पहले अपन को Na पॉजिटिव देगा और HSO3 नेगेटिव देगा। फिर HSO3 नेगेटिव है तो ये अपन को देगा दैट इज H प्लस आइन देगा और SO3 2 नेगेटिव आइन देगा। दिस विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, ये अपना न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, तो अगर वो न्यूक्लियोफाइल होगा तो इट विल अटैक लाइक दिस, ये रिएक्शन ऐसे होगा फिर तो RCH। अब मैं एल्डिहाइड से लिख रहा हूं, अगर मैंने यहां मेंशन नहीं किया कि ये सिर्फ एल्डिहाइड रिएक्शन देगा या कीटोन रिएक्शन देगा, तो अज्यूम करो दोनों रिएक्शन देंगे। इसमें अपन लिखेंगे तो विल से दैट ये न्यूक्लियोफाइल है, तो अपन इसको न्यूक्लियोफाइल जैसे अटैक करवाते हैं भाई, ये डबल बॉन्ड होगा, एक O नेगेटिव होगा और एक O नेगेटिव इसमें भी होगा। नो डाउट ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो इधर भी रेजोनेंस है, इधर भी रेजोनेंस है, लेकिन ये रेजोनेंस नहीं है, इसलिए इसमें न्यूक्लियोफाइल तो सल्फर होगा और ये अटैक करेगा। जब ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो फिर किसी एक को न्यूट्रलाइज कर लेंगे लाइक दैट। तो इसका मतलब है I'll get the product as RCHO नेगेटिव बन जाएगा अपने लिए, ये O नेगेटिव और सल्फर से बॉन्ड बना देंगे अपन, तो एक डबल बॉन्ड हो, एक और डबल बॉन्ड हो जाएगा, ONA बन जाएगा अपने पास ये। अब अपन कहेंगे भाई इसमें ना O नेगेटिव बनेगा इधर, तो ऑब्वियसली बात है सोल्यूशन में हाइड्रोजन है, अपन हाइड्रोजन इस पे ऐड कर लेंगे बिकॉज सोल्यूशन ऑलरेडी है हाइड्रोजन देयर। न्यूक्लियोफाइल अटैक किया तो ऑब्वियसली बात है SO3 जैसे है, लीविंग एबिलिटी अच्छा तो होता ही है, तो अगर अपन चाहें तो वापस भी लिख सकते हैं ऐसे न्यूक्लियोफाइल को रिएक्शन देके। तो अपन लिखेंगे ये जो H प्लस आइन सोल्यूशन में है, तो वो H प्लस आइन RCHOH और SO3 Na बना देगा। दिस इज द वाइट पीपीटी।
ये YPPD होता है। इस रिएक्शन का इंपॉर्टेंस ये होगा, ओनली एल्डिहाइड्स एंड मैक्सिमम होगा तो कीटोन्स में मिथाइल कीटोन्स, क्योंकि ये खुद भी बल्की ग्रुप है ना, और यहां भी स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, और सल्फर न्यूक्लियोफाइल जैसे एक्ट कर रहा है, नॉट द ऑक्सीजन, वो तो रेजोनेंस स्टेट है। सो सारे कीटोन्स ये रिएक्शन नहीं देते, मेनली इट इज एल्डिहाइड एंड मिथाइल कीटोन, क्योंकि अगर एक मिथाइल ग्रुप होगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस अपन ज्यादा अज्यूम नहीं कर रहे हैं, कैन गिव दिस रिएक्शन। सो ये एक तरीके से अपने लिए टेस्ट भी हो गया एल्डिहाइड कीटोन का, और बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो इससे रिएक्ट नहीं करते, मतलब दिस कैन बी यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड मिथाइल कीटोन फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि प्रेसिपिटेट बनेगा, फिल्टर कर लेंगे, कैन गिव दिस रिएक्शन। So this reaction can be used to separate aldehyde and ketones from other organic compound. अब इस रिएक्शन में एक और बात होता है कि भाई देखो, जो white PPT बनता है ना, that can be easily converted into the respective aldehyde, मतलब जो initially था उसमें by acid hydrolysis और base hydrolysis। अगर हम उसका हाइड्रोलिसिस करें, क्योंकि SO3 का लीविंग एबिलिटी बहुत अच्छा होगा, जैसे बेंजीन का डीसल्फोनेशन कर लेता है अपन, उसका रीजन ही है SO3 लीविंग एबिलिटी बहुत अच्छा। सो अगर ये व्हाइट पीपीटी को दिस ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस और बेस हाइड्रोलिसिस, इट विल गेट कन्वर्टेड बैक इनटू द रिस्पेक्टिव एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, इट विल गेट कन्वर्टेड बैक इनटू द रिस्पेक्टिव एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। सो अगर रिस्पेक्टिव एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा तो वी कैन राइट इजीली, दैट इज राइट ना, तो विल राइट दैट। सो H2SO3 आप लिख सकते हो इसमें, और इसमें अपन Na2SO3 लिख सकते हैं प्लस वाटर। सो वो रिस्पेक्टिव एल्डिहाइड और कीटोन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, तब तो ये तो बहुत अच्छा मेथड हो गया अपने लिए। सोडियम बाइसल्फाइड से अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ मिक्सचर में प्रेजेंट है तो अपन प्रेसिपिटेट बना सकते हैं। भाई मेरे पास अगर गिवन है कि एल्डिहाइड और कीटोन्स जो हैं वो मिक्स्ड हैं फिनॉल के साथ, क्या करें, सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्ट कर दो, दे कैन बी सेपरेटेड। या मिक्स्ड है वो किसी और कंपाउंड अल्कोहल के साथ, सेपरेट कर लो आप। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ मिक्स है, हाँ तो ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेसिपिटेट थोड़ी बनाएगा, आपने बताया ना कि ओनली एल्डिहाइड एंड कीटोन्स फॉर्म्स precipitate with sodium bisulfite. This is the importance of this reaction. Separation भी हो गया, टेस्ट भी हो गया। सर मेरे को एक वो पूछना था कि हम बोलो। लोग RDS तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वाला स्टेप बोलते हैं ना, और हाँ, और आपने NaCN और इसमें भी वो ये इक्विलिब्रियम वाले में दिखा दिया ना, मतलब बैकवर्ड भी जा सकता है, फॉरवर्ड भी जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। तो वो RDS स्टेप फिर भी होगा सर, मतलब ऐसे क्यों, क्या डिटरमिनिंग स्टेप इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता? मतलब वही पूछना था मेरे को। हो सकता है ना, पूरा का पूरा केमिकल इक्विलिब्रियम जो अपन पढ़ते हैं वो वन स्टेप रिएक्शन होता है, वही रेट डिटरमिनिंग स्टेप। अच्छा हाँ हाँ पूरा समझ गया। चैप्टर है ना। हाँ, पता नहीं। दूसरा अपन कहेंगे दैट इज एडिशन ऑफ अल्कोहल्स। पता है इतना शीट में नहीं गिवन होगा ये सब, मतलब ORM का, लेकिन आगे गिवन होगा, या तो अपन को बताएंगे नहीं या गिवन होगा। अपन तो सारा ही पढ़ लेंगे यार, जितना मैक्सिमम पढ़ सकते हैं, वरना ORM 1 में अपना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन खत्म हो गया, चलो SN2H रिएक्शन करते हैं, है ना। तो एक बार अगर एडिशन पढ़ रहे हैं तो एल्डिहाइड कीटोन का एडिशन खत्म करो, बाद में नहीं बताना कि एल्डिहाइड कीटोन का और एडिशन रिएक्शंस जो अपने सिलेबस में खत्म करवाओ। तो एडिशन ऑफ अल्कोहल्स बताना, तो एल्डिहाइड और कीटोन में अगर एडिशन ऑफ अल्कोहल्स है तो अपन कहेंगे ये ना अल्कोहल्स का एडिशन अपन लिखेंगे, तो मैं इसको ना CH3OH, कोई भी अल्कोहल हो सकता है ना, आपने अल्कोहल लिखा हुआ है, मैं CH3OH लिखूंगा, तो ये तो वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो मैं लिख देता हूं अल्कोहल्स आर वीक न्यूक्लियोफाइल्स, आर वीक न्यूक्लियोफाइल्स। तब तो आपको एसिडिक मीडियम में ऐड करना पड़ेगा,
nucleophile. So are acid catalyzed. इसमें एसिड कैटलाइज्ड. अब अपन इसमें ना जनरली जो एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन यूज करते हैं ना, वो एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन ड्राई HCl से करते हैं. वो एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन हम ड्राई HCl से करते हैं. तो ठीक है, अपन क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे, ड्राई HCl से रिएक्ट करेंगे. इसमें ड्राई HCl यूज करेंगे और ड्राई HCl से विल राइट दैट RCH डबल बॉन्ड हो और H प्लस साइन अटैक करेगा तो विल गेट अ पॉजिटिव चार्ज होता है. ठीक है. अब इनमें से देखेंगे तो प्रोटॉन का ही लिविंगबिलिटी सबसे अच्छा होता है. आप ऐसे लिख सकते हो, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और प्रोटॉन का लिविंगबिलिटी बहुत अच्छा होता है और प्रोटॉन को ही लीव करवा दो तो ये बन जाएगा. अच्छा, ये वाला स्टेप इक्विलिब्रियम में. फॉरवर्ड ले जाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको अल्कोहल से रिएक्ट करता हूं. CH3OH से रिएक्ट करवाया, कोई भी अल्कोहल हो सकता है, इस पर अटैक करेगा IL-10. तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा RCH, इधर बनेगा मेरे पास OCH3 और इधर बनेगा OH. अब ये अंडरस्टूड है अपने लिए कि जब ये इलेक्ट्रॉन देगा इसको तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इन दोनों में से अच्छा लिविंग ग्रुप H प्लस आइन है, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा तो H को हटा दूंगा मैं, तो आई गेट दैट. और इस पे ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा तो ये OH बन जाएगा. ऐसे तो ये बनेगा अपने पास. अब अपन कहेंगे ठीक है भाई, अगर देखा जाए तो इन दोनों में से अच्छा लिविंग ग्रुप वाटर ही होता है. तो अगर H और मीडियम एसिडिक है तो अगर वाटर लिविंग अच्छा ग्रुप होता है तो अपन इसको हटा भी सकते हैं ऐसे और फिर वहां पर डबल बॉन्ड O पॉजिटिव बना सकते हैं. इसको हटाएंगे तो अगेन विल गेट दिस. तो ठीक है, विल गेट दैट. अपन इसको बोलेंगे दिस इज कॉल्ड हेमीएसिटल. ये ग्रुप होता है जैसे फंक्शनल ग्रुप होता है कि भाई अपन कहेंगे एक ही कार्बन एटम के पास दो हाइड्रोजन्स है तो अपन कहते हैं जेमिनल डाइहैलाइड्स. अलग अलग के पास है तो विसिनल डाइहैलाइड्स. अगर एक ही कार्बन एटम के पास दो CH3 है, OCH3 है तो अपन कहेंगे अच्छा क्लोरीन था तो जेमिनल डाइहैलाइड्स, ये जेमिनल डाई ईथर्स या जेमिनल ईथर्स बोल सकता हूं एक ही कार्बन एटम के पास. तो इस पे अगर एक OH है और एक OCH3 है तो इसको अपन कहते हैं, इस ग्रुप को कहते हैं हेमीएसिटल ग्रुप. लेकिन हेमीएसिटल के लिए एक हाइड्रोजन होना चाहिए इससे अटैच्ड और एक कार्बन चेन, जो मर्जी चाहे लिखो आप. अगर किसी कार्बन एटम से एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, एक अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, एक OCH3 और एक OH, तो वो हेमीएसिटल ग्रुप होगा. हेमीएसिटल ग्रुप है तो विल राइट दैट. इसको फिर मैं रिएक्ट करूंगा, अभी भी ड्राई HCl है मेरे पास और ड्राई HCl होगा तो मैं H प्लस आइन अटैक करूंगा तो इस पे भी अटैक कर सकता है HCl, क्योंकि लोन पेयर इसके पास भी है और लोन पेयर इसके पास भी है, तो दोनों में से किसी से भी रिएक्ट कर सकता है. लेकिन अपन कहेंगे भाई HCl ने अटैक दोनों पे किया, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आया और इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आया, लेकिन लीविंग ग्रुप अच्छा ये था क्योंकि वाटर का एसिडिक स्ट्रेंथ अपन कहते हैं अल्कोहल के कंपैरिजन में, अदर अल्कोहल के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा होता है. वाटर थोड़ा इजीली लीव कर लेता है. तो अपन एक और बात कहेंगे हैं. अब अपन यहाँ पर ये नहीं झगड़ने वाले क्योंकि उसमें बहुत कम डिफरेंस होता है. अपन ये नहीं झगड़ने वाले कि सर एसिडिक स्ट्रेंथ तो ऐसे होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ तो ऐसे होता है, PHOH CH3OH H2O ATOH. एसिडिक स्ट्रेंथ तो ऐसे होता है. मतलब CH3OH इज मोर एसिडिक. पीके वैल्यू के हिसाब से CH3OH इज मोर एसिडिक देन वाटर. लेकिन इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं. नो डाउट ये ज्यादा एसिडिक है तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है CH3OH की. लेकिन वाटर सिंस इट इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट भी अपन जनरली ऐसे ना तो सॉल्वेंट होता है और उसमें ना हम क्या कहेंगे कि भाई वाटर की लिविंगबिलिटी हमेशा ही बहुत अच्छी होती है एज कंपेयर टू अदर मॉलिक्यूल्स, या अगर आसपास वाला कोई है. इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है. इसका pK इज 15.5, ये pK इज 15.75,
इसका pK 16 होगा। तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ नो डाउट थोड़ा सा ज्यादा है इससे, लेकिन लीविंग एबिलिटी में हम वाटर को ही प्रेफरेंस देंगे। मतलब हमने वहां पर भी चेक नहीं किया था कि बताओ किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी अच्छी है, तो बेसिसिटी में अपन ने इसको भी तब भी चेक नहीं किया था। हमने यही कहा था कि इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी अच्छी है इससे, जबकि मुझे पता था स्ट्रॉन्गर द एसिड वीकर द कॉन्जुगेटेड बेस। सर आपने बोला था कि एसिडिक मीडियम में CH3OH की मतलब लिविंग एबिलिटी अच्छी रहती है ना सर, गुड लिविंग उसमें। एसिडिक मीडियम में ये कब बोलती है? एसिडिक मीडियम और मतलब इसमें बोला था ORM बैंड लास्ट ईयर जब पढ़ा था ना आपने, तभी बोला था इसमें हाइड्रोलाइसिस में ऑफ कार्बोनिक कंपाउंड्स। लिविंग एबिलिटी ऑफ OCH3 अच्छा होता है, देख लेना भैया। नहीं बता मतलब देना। एसिडिक मीडियम में तुम तो मुझे बता देना, है ना, तुम तो मुझे बता देना कि भाई ये था वो, उस पर मतलब फोटो क्लिक करके और यहाँ पर बोला था, ये बता देना तुम मुझे, है ना, क्योंकि क्या समझेंगे क्या बताएंगे वो चेक करना पड़ेगा कि कहाँ बोला और किसके रिलेटिव बोला। OH के H2 के रिलेटिव तो नहीं बोला होगा, है ना, तो वो देखना पड़ेगा, क्योंकि क्यूमीन मेथड में तो वहां होता ही नहीं ना H2, वहां OH की जगह pH होता है, तो इस टाइप से तो अपन को देखना पड़ेगा। आप मुझे बता देना पहले, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि कुछ भी बोलने के पहले ना फिर सोचना पड़ेगा मुझे, मैं ऐसे नहीं करने वाला। हाँ, तो अपन बोल रहे थे कि भाई अल्कोहल के कंपैरिजन में अपन वाटर का लीविंग एबिलिटी हमेशा ही अच्छा बताएंगे। तो दोनों पे अटैक किया और उसके बाद फिर अपन ने, हमारे पास ऑब्वियस सी बात है RCH हुआ और OCH3 हुआ और OH2। तो अपन क्या करेंगे, ये हेल्प भी करेगा लीविंग ग्रुप के लिए, तो ये हेल्प करेगा, तो I'll get like this RCH डबल बॉन्ड O और इधर OCH3 है और पॉजिटिव चार्ज है। इसको अपन फिर CH3OH से रिएक्ट करवा देते हैं भाई। अगर फिर CH3OH से रिएक्ट करोगे आप तो अगेन विल गेट लाइक दिस, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा तो आई गेट दैट RCH, इधर भी OCH3 होगा, इधर भी OCH3 होगा, ये बनेगा अपने पास, एंड दिस इज कॉल्ड एसिटिल ग्रुप, दिस इज कॉल्ड एसिटिल ग्रुप। अपन ने क्या किया, मैंने आपसे कहा RCH OCH3 OCH3, ये बनाया, राइट। और अगर मैं कंपेयर करूंगा इसको इसके साथ, तो इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी ज्यादा होगी इसके कंपेरिजन में। रीजन, दोनों में से लीविंग एबिलिटी दोनों का ही एक जैसा है OCH3 का, लेकिन अगर अपन वहां अज्यूम करेंगे तो अपन कहेंगे भाई OH है और OCH3 है, तो एक का लीविंग एबिलिटी अच्छा है तो स्टेबिलिटी भी कम हो जाएगी। सो हेमिएस्टल जो होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं, स्टेबल थोड़ा, एसिटल थोड़ा ज्यादा स्टेबल होता है। अब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई एक ही कार्बन एटम के पास दो CH3 ग्रुप, मुझे लग रहा है वो जो कह रहा होगा ना वो इसी का कह रहा होगा, एक ही कार्बन एटम के पास दो OH ग्रुप, तो ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा इससे और ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा इससे, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और इनके लोन पेयर जो है, क्योंकि भाई ये तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इनके लोन पेयर में भी आपस में रिपल्शन होगा, आपस में रिपल्शन होगा ना तो ये बॉन्ड वीक होंगे, ये दोनों बॉन्ड वीक होंगे। अगर दोनों ही बॉन्ड वीक होंगे तो ये इजीली हाइड्रोलाइज्ड भी हो जाएंगे, कि दोनों बॉन्ड वीक है, इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। सो दिस इज नथिंग बट, अगर अपन चेक करें तो मैं एसिटल ग्रुप को ऐसे बोल सकता हूं जेमिनल ईथर्स, एक ही कार्बन के पास दो OH OCH3 है ना, सो दैट इज जेमिनल ईथर्स। तो इसकी स्टेबिलिटी इसलिए कम है क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन भी बहुत ज्यादा है, CO बॉन्ड छोटे भी है और ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है अपनी तरफ, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, और ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसलिए इलेक्ट्रॉन और विड्रॉ कर रहे हैं। तो एसिटिल ग्रुप का भी स्टेबिलिटी कम होता है,
ये इजीली हाइड्रोलाइज भी हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर वाटर तो रिमूव हो ही रहा है हर बार। मैं अपने वाटर रिमूव किया था, तो अगर वाटर होगा तो थोड़ा सा क्या करेंगे अपन, क्योंकि ये लिविंग ग्रुप क्या हो जाएंगे, ये अनस्टेबिलिटी है इसमें क्योंकि ये भी विड्रॉ कर रहा है, ये भी विड्रॉ कर रहा है, लोन पेयर में रिपल्शन भी है। और अगर वाटर ऐड करोगे तो H+ एन अटैक करेगा क्योंकि एसिड तो है ही, और वाटर ऐड करोगे तो अपन ऐसे ऐड भी कर लेंगे इसको, वापस एल्डिहाइड कीटोन बन सकता है। तो आप कितना भी रोको थोड़ा तो इक्विलिब्रियम बन ही जाएगा, थोड़ा। मैंने ये नहीं कहा कि बहुत ज्यादा इक्विलिब्रियम बनेगा, थोड़ा तो इक्विलिब्रियम बन ही जाएगा। लेकिन अगर आप वाटर एक्सेस में डाल दो इसमें तो दे विल गेट हाइड्रोलाइज्ड बैक इनटू द रिस्पेक्टिव एल्डिहाइड कीटोन्स, अगर वाटर एक्सेस में डाल दें तो। अपन क्या कहेंगे कि वैसे तो एसिटल भी अनस्टेबल होते हैं, बट एसिटल्स हेमी एसिटल के कंपैरिजन में स्टेबल होते हैं। एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप तो अपन अनस्टेबल ही बताते हैं, बनाते ही नहीं, वाटर रिमूव कर देते हैं तुरंत। लेकिन अगर मेरे पास एक OCH3 और एक OH है तो ये ज्यादा अनस्टेबल होगा इसके कंपैरिजन में, ये थोड़ा ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन ये भी अनस्टेबल होने की वजह से, क्योंकि वो रिपल्शन है ना इनका, तो उसकी वजह से ये इक्विलिब्रियम बनेगा ही बनेगा अगर थोड़ा सा भी वाटर है तो। अपन कहेंगे इनको स्टेबल बना सकते हैं क्या? अपन कहेंगे ये बॉन्ड ना अगर आप स्ट्रांग बना दो तो मैं इसकी स्टेबिलिटी बता सकता हूं। इस बॉन्ड को स्ट्रांग कैसे बनाओगे? तो अपन कहेंगे इसमें ना विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो, कोई भी विड्रॉइंग ग्रुप लगा लो, CCl3 लिख दिया मैंने, NO2 लिख दो, आप कोई भी लिख दो। तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, अगर ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो ये इन दोनों से पुल करेगा इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड लाइन छोटा हो जाएगा। अगर ये बॉन्ड लाइन छोटा हो गया तो फिर ये तो स्टेबल था ही रिलेटिवली, ये भी स्टेबल हो जाएगा। अगर विड्रॉइंग ग्रुप है इसका तो स्टेबिलिटी और भी इजीली अपन बता सकते हैं क्योंकि ये OH बॉन्ड है और OH बॉन्ड है, तो मैं अपन को पता है क्या बता सकते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ना। भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बोल रहा मैं प्योर, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन तो बता सकते हो, 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट, वो तो बता ही सकते हैं। तो अपन कहेंगे इसमें अगर कोई विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है तो हेमी एसिटल भी स्टेबल होगा और एसिटल भी स्टेबल होगा। अब अपन काम की बात पे आते हैं। एक तो ये बनाया अपन ने, दूसरा अपन कहेंगे अगर मेरे पास कीटोन्स है तो मैं इसमें ना ड्राई HCl के प्रेजेंस में अगर अल्कोहल ऐड करता हूं, कोई भी अल्कोहल ऐड कर लो आप, तो मैं इसमें एक बार बनाऊंगा CHR, एक बार OH और एक बार OR बनाऊंगा, दैट विल बी कॉल्ड एज हेमीकीटल। और इसको फिर वापस ड्राई HCl3 करूंगा और ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, और इक्विलिब्रियम में रहेगा तो आई विल राइट लाइक दिस, और ROH, तो आई विल गेट द प्रोडक्ट एज RCHR and OR and OR. This is called ketones. हेमी एसिटल और हेमी कीटल का ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, मतलब लेस स्टेबल होते हैं कीटल के कंपैरिजन में। अगर मेरे पास कोई साइक्लिक ये कीटो होता है तभी अपन ने कीटल कहा। अगर मेरे पास कोई डायोल्स है, मतलब आप एक एक अलग अलग अल्कोहल को रिमूव करने के बाद 2 अल्कोहल यूज करने से अच्छा अपन डायोल यूज कर लें, इसको ड्राई HCl में रिएक्ट करें, तो ड्राई HCl में एसिडिक मीडियम में एक बार ये अटैक करेगा तो इसको कन्वर्ट कर देगा OH में और ये OC बना लेगा बॉन्ड, और फिर उसके बाद ये अटैक करेगा दूसरे अल्कोहलिक ग्रुप जैसे अपन यहाँ रिएक्ट करवा रहे हैं, तो अपन ऐसे बता सकते हैं। तो दिस विल फॉर्म RCHO, CH2 है, ये भी CH2 है, एंड विल गेट दैट दिस विल बी कॉल्ड एज साइक्लिक एसिड, दिस इज साइक्लिक एसिड। ऐसे ही अपन साइक्लिक कीटल भी बना सकते हैं। सर आपने क्या बोला, हेमी कीटल जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है ना, मतलब कीटल और हेमी कीटल? हेमी कीटल, एसिटल और कीटल ज्यादा स्टेबल होते हैं, ये लिखा हुआ है स्टेबल,
ये लेस स्टेबल लिखा हुआ है, ये स्टेबल होगा और रिलेटिव टू हेमीकीटल। सो मैं यहां पर लिखने वाला हूं वैसे पॉइंट्स में, acetals and ketals can be isolated. Acetals, ketals, cyclic acetal, cyclic ketals, and cyclic acetal ketal. Acetal ketals can be isolated. वो आइसोलेट कर सकते हैं। सर आपने उसका रीजन क्या बताया था, क्या मतलब वो ज्यादा स्टेबल क्यों है? किसमें? वो मतलब लिविंग इधर ना H2O का लिविंगबिलिटी ज्यादा अच्छा होगा ना, H2O हाँ, का हाँ। लिविंगबिलिटी वार के कंपैरिजन में ज्यादा होगा, तो फिर वो इजीली लीव कर जाएगा। हाँ, अच्छा, हाँ, ठीक है, ठीक है। और सर ड्राई HCl ही क्यों लिया? ड्राई क्योंकि वो H2O ज्यादा वो अगर थोड़ा भी वाटर होगा तो फिर रिएक्शन ही नहीं होगा, फिर यही बना रहेगा, वो हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा ना हर बार। और हमने अभी तो यही बोला ना, एसिटल में भी अगर एक्सेस ऑफ H2O डाल देंगे तो वापस बन जाएगा वही ना। बिल्कुल बिल्कुल, फिर यही प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है। हेमीएसिटल एंड हेमीकीटल are less stable. Acetals and ketals on hydrolysis converts back into the respective aldehyde ketone. Converts back into respective aldehyde ketones. And ketones. Acetals and ketals cannot be oxidized or reduced easily. Or reduced. हम इजीली वर्ड नहीं लिखेंगे, वो इसलिए क्योंकि हमारे सिलेबस में है ही नहीं वो इजीली वाला वर्ड। हमें तो ये पता है कि एसिटल और कीटल ऑक्सीडाइज और रिड्यूस नहीं किए जा सकते, उनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होगा। है ना? अगर उनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होगा तो फिर हम ऐसा कर सकते हैं ना फिर कि अगर मुझे इस कंपाउंड को इसमें कन्वर्ट करना है तो क्या करें भाई? कुछ भी रिडक्शन लिखो, दोनों ही रिड्यूस होंगे, तो अपन कहेंगे इसको ना 1 इक्विवेलेंट ऑफ डायोल से रिएक्ट करवा देते हैं। 1 इक्विवेलेंट ऑफ डायोल से रिएक्ट करवाओगे तो किसी एक का कीटल बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास डायोल के साथ। अब आप उसे रिड्यूस कर लो, हाइड्रोजन और बेसिक मीडियम, वोल्फ किस्टन रिडक्शन, तो क्लेमेंशन नहीं कर सकेगा। जिंक और मर्करी अमेल्गम लेके कॉन्सेंट्रेटेड HCl, अपन को पता है क्लेमेंशन रिडक्शन आप नहीं कर सकते अगर इसमें बेसिक साइट है, एसिड के प्रेजेंस में यह हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा और दोनों रिड्यूस हो जाएंगे, इसलिए अपन इसको यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसमें बेसिक साइट है, ये यूज करना पड़ेगा क्योंकि एसिडिक मीडियम में ये बेसिक साइट है, तो वो रिएक्ट कर जाएगा HCl और इसको हाइड्रोलाइज करके डबल बॉन्ड बना देगा। तो जब आप रिडक्शन करोगे तो विल गेट लाइक दिस। हम इसको ऐसा करा लेंगे, ये रिड्यूस कर दिया और आपने लिखा हुआ है साफ साफ कि जब आप उसका हाइड्रोलिसिस करते हो तो वो कन्वर्ट हो जाता है बैक इनटू द रिस्पेक्टिव एल्डिहाइड एंड कीटोन। They will convert back into the respective aldehyde and ketones. Converts back into the respective aldehyde and ketones.
ठीक है, और आप एक बार ये बता सकते हैं क्या वो बेस सेंसिटिव और एसिड सेंसिटिव ग्रुप्स कैसे बताते हो? ये लोन पेयर है तो एसिड सेंसिटिव होगा ना, और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है तो बेस सेंसिटिव होगा। अच्छा ठीक है सर। सर अगर हम लोग इसमें क्लेमेंसन रिडक्शन कर देते हैं मतलब ऐसे ही तो मतलब वो सिर्फ हाइड्रोलाइज होगा ना OH ग्रुप, हम्म। और वो O डबल बॉन्ड वो H2O में कन्वर्ट होगा क्या, मतलब वो रिडक्शन होगा क्या? नहीं, इसका तो रिडक्शन हुआ ना C डबल बॉन्ड होगा, ये बेसिक साइट है तो रिपेल करेगा ना OH नेगेटिव, तो इससे हाँ। इसका लोन पेयर इससे नहीं तो वो समझा सर, समझा। अगर हम लोग इसकी जगह जबरदस्ती क्लेमेंसन रिडक्शन करते हैं तो क्या होगा, मतलब वो रिड्यूस होगा ना ऊपर वाला, दोनों रिड्यूस हो जाएगा। दोनों हो जाएंगे ना? पहले ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा, सो C डबल बॉन्ड हाँ। O बन जाएगा और वो रिड्यूस हो जाएगा। अच्छा हाँ ठीक है। अब आज यहीं रुकेंगे और भाई। एसिडिक साइड क्या, मतलब एसिडिक साइड का कोई एग्जांपल है क्या, मतलब ये तो लोन और भी पेयर है तो एग्जांपल्स बेसिक हैं, साइड। अपन इससे आगे कंटिन्यू कर लेंगे क्योंकि मेरी क्लास 9:30 हाँ पे ही शुरू होने वाली थी। बच्चे बार बार पूछ रहे हैं मीटिंग आईडी नहीं दिया सर आपने, देता हूँ। हाँ ठीक है सर। तो अपन मतलब इससे आगे मतलब इसमें एक दो एग्जांपल और करेंगे अभी अपन। अभी रुक जाते हैं, नेक्स्ट टाइम फिर कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है सर। हाँ सर, सर वो पॉइंट मेरे को मिला सर, उसमें लिखा था कि OR मतलब एसिडिक मीडियम में सब्स्टिट्यूशन करता है और उसका प्रायोरिटी NH2 नेगेटिव से ज्यादा रहता है। तो वो तो सब्स्टिट्यूशन वाला अल्कोहल में हो गया ना, एसिडिक मीडियम में सब्स्टिट्यूशन। हाँ 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 ठीक है, हाँ ओके, हाँ।